हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार मद्य निषेध एशियाई दरोगा मुख्य परीक्षा जो 3 सितंबर 2023 यानी पिछले दिनों आयोजित हुआ था, उसके प्रश्न को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इसका जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुआ था वह 16 जुलाई 2023 को हुआ था। उसका प्रश्न मैं समझता हूं कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखें तो मेरे चैनल पर है, उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आज मैं मुख्य परीक्षा के प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुआ। जितने भी अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं के लिए, दरोगा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यह वीडियो। और भी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी यदि आप करते हो तो परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ लेकर के। और यह प्रश्न मैंने मौखिक आधार पर बहुत अलग अलग कई विद्यार्थियों से पूछने के बाद इतने प्रश्न को मैंने कलेक्ट किया है। लगभग 75-77 क्वेश्चन है। तो इतने प्रश्न यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ही जो परीक्षा दिए हैं उसको लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल प्रश्न है, और जो परीक्षा नहीं दिए हैं वह विश्वास रखिए कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही है, क्योंकि जो विद्यार्थी परीक्षा दिया था उसी के माध्यम से इस प्रश्न को मैंने कलेक्ट किया है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। जो भी हमारे शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। और आपके जो नज़दीकी मित्र हैं जो परीक्षा दिए हैं या प्रारंभिक परीक्षा जिसने दिया था, तो वो अपना क्वेश्चन मिला करके देखेंगे, या फिर जो मेंस परीक्षा में बैठेंगे वो देखेंगे कि हमको कितना नंबर आ रहा है, कितने प्रश्न को आपने सही किया है। इस प्रकार से आप लोग अपने तथ्य पर देखते चले जाएंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है कि किसे कहते हैं। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है यह बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। ठीक है, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। जैसे कि रॉकेट मैन किसको कहते हैं? के शिवन को। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति के लिए आप लोग जानते होंगे। वर्ड्स मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। कई व्यक्ति इस प्रकार से हैं जिसके बारे में, तो इस प्रकार से प्रश्न जो भी बनता है उसको आप याद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है कि किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वह टीकाकरण से है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरो, और यह 1992 में जो है पहली बार आयोजित किया गया था। चौथा प्रश्न है, 2026 में जो है कब की बात हो रही है? 2026 की। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब है। हाँ, 2026 में फीफा विश्व कप जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह 3 देश इसकी मेज़बानी संयुक्त रूप से करेगा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, तीनों देश मिल करके 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। उसके बाद 5वां प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, सेरिब्रम। तो ये जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेरिब्रम के बारे में और भी जानिए कि जितने भी प्रकार का हम लोग जैसे बुद्धिमानी टाइप का कोई काम करते हैं, याद रखने की बात है, यादाश्त शक्ति की बात करें, तो ये सारा कंट्रोल जो है सेरिब्रम के पास है। ठीक ना। तो ये सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। 1-2 बात इस टाइप से याद रखें। छठा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत आसान प्रश्न था, 5 जून को। इसलिए मैंने थंबनेल में दिया है कि कितना आसान प्रश्न है। ठीक ना। बहुत आपको लगेगा देख के कि बहुत भारी नहीं है। कुछ प्रश्न बीच में एक आध लग भी सकता है, लेकिन ओवरऑल आप पूरा प्रश्न देख करके यही कहेंगे कि बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो ये चालक रहित विमान है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जैसे कि लैक्टोमीटर, जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही कि लैक्टोमीटर जो है कि दूध की शुद्धता की माप के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, और ये घनत्व के हिसाब से, इसके डेंसिटी के हिसाब से इसका मापन करता है। तो इसमें उत्प्लावनता का जो सिद्धांत, आर्किमिडीज वाला सिद्धांत पर यहाँ काम करता है। उसके बाद आइए चलते हैं 9वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर उत्तर जो है मध्य प्रदेश होगा। जैसा आप लोग जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं?
कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम की ओर से यदि गिनती करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश पार करेगी, फिर वहाँ त्रिपुरा और मिजोरम आएगा। कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा पार करती है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ मध्य प्रदेश उत्तर होगा। आइए उसके बाद है नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक जो सहायक नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। 12वां प्रश्न है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबॉव झील जो है कि कौन सी है? तो कांवर झील जो है ये बिहार की ऑक्सबॉव झील है जो बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार की ऑक्सबॉव झील बेगूसराय में स्थित कांवर झील के बारे में यह जानिए कि यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। कांवर झील जो है पक्षी विहार, यह बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। 13वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिल गया था? तो इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि के बाद जो बंगाल का दीवानी अधिकार ये अंग्रेजों को मिल गया था। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है मंत्री परिषद का आकार जो है यह कैसा होता है या कितना? जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टी जीत कर, जैसे वर्तमान में बीजेपी है, तो कितना मंत्री, पूरा आधा विधायक नहीं बोलेंगे, आधा सांसद जो है मंत्री भी बन जा सकता है। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या हुआ कि एक बिल लाया गया जिसमें यह तय किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्य का सिर्फ 15% जो है क्या मंत्री बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसी के तहत जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम, तो उसी टाइम इस बिल को लाया गया था कि कुल लोकसभा का जितना भी सदस्य है ना, तो उसका 15% जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बन सकता है। उसके बाद चुनाव आयोग का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है? इस प्रश्न को भी आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत आसान प्रश्न है। अब आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। तो अनुच्छेद 324 से है। उसके बाद 16वां प्रश्न हो जाता है। 16वां प्रश्न कहता है कि राज्य सूची पर संसद कब कानून बनाती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तब जो है कि राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। 17वां नंबर प्रश्न है, 17वां भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है, जबकि अक्षांशीय विस्तार यदि कहेंगे ना तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ये हो गया आपका, तो पूर्वी देशांतर में है भारत, तो पूर्व हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। 18वां नंबर प्रश्न है सीता माता की जयंती कब मनाया जाता है? तो सीता माता का जब जन्म हुआ होगा उस तारीख को हम लोग जयंती मनाएंगे। तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को जो है कि सीता माता का जन्म हुआ था। तो सीता माता की जयंती जो है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊंचाई पर बादल क्या कहलाते? मतलब बादल जो है ना कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो बादल होगा वह पक्षाभ बादल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है परावैंगनी किरण से रक्षा करने वाला परत। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो है जिसका संकेत सूत्र जो होता है O3 होता है, तो हम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन जो है कि यह परावैंगनी किरण से रक्षा करता है, ये और भी शुद्ध हो गया उससे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऑप्शन में पृथ्वी था ही नहीं। अब क्या किया जाए? तो मैं यहाँ जानकारी दे दूँ आपको कि नासा ने वरुण यानी नेपच्यून को ब्लू प्लैनेट नाम दिया है। ठीक ना, तो नासा ने नेपच्यून को ब्लू प्लैनेट नाम दिया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न करंट से रिलेटेड यह प्रश्न है, तो यहाँ पर पूछ लिया कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है तो नेपच्यून को। ठीक ना, क्योंकि नासा ने इसको ब्लू प्लैनेट कहा है। ठीक है।
पृथ्वी ऑप्शन में था नहीं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से किसने गति नियम को प्रतिपादित किया? तो गति का नियम तो आप लोग में से सब के सब जानते होंगे, तो ये न्यूटन ने दिया है। 3 नियम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आइए चलते हैं 23 नंबर पर। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक मतलब के लिए आवश्यक है, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ आवश्यक होता है। क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्रकाश हो गया, और क्या बच गया? जल। चौथा हो गया जल। ये 4 चीज़ जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। उसके बाद आइए 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक सफाई कर्मी जो है किसे कहते हैं? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसको कहते हैं? कंपोजर को, डीकम्पोजर को, अपघटक को जो है प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। ठीक ना। कोई भी चीज़ यदि डिकम्पोज नहीं हो, सड़गल करके अपघटित नहीं हो जाए तो क्या होगा? वह रोगकारी हो सकता है, वह बदबूकारी हो सकता है, विभिन्न प्रकार से कष्ट देने वाला हो सकता है। लेकिन ये वो क्या होता है? अपघटित हो जाता है। अपघटित सूक्ष्म जीव, जीवाणु वगैरह सब के कारण हो जाता है। तो प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं किसको? अपघटक को। ठीक ना। जैसे सड़े गले पौधे को, मृत पौधे को, मृत जानवर को वह अपघटित करके वह मिट्टी में बदल जाता है, परिणत हो जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध जो है 73वें संविधान संशोधन से है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगम, नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? यानी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो जैसा कि जानते हैं कि अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार जो था वह मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके 300 क में रख दिया गया और अब यह कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है। तो किसको हटाया गया था? तो अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को। उसके बाद पूछा गया कि बर्फ क्या है? तो बर्फ क्या है? एक आणविक ठोस है। बर्फ क्या है? आणविक ठोस है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? ऑप्शन के हिसाब से यंग इंडिया। आप लोग जानते हैं कि यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है 29, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र जो है ताशीगंग स्थित है। कहाँ पर? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या है? तो ये है 73%। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है कि किसके समय में प्रतिपादित हुआ था, लाया गया था? तो सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो अस्थाई अध्यक्ष आप लोग जानते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सब प्रश्न आप लोग को लगता होगा कि आसान है, मैक्सिमम से मैक्सिमम भी कह सकते हैं। कुछ एक आध प्रश्न यदि भारी है तो उसका तो कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ऐसा लग सकता है, हो सकता है कि हमको आपको कोई प्रश्न भारी लग भी रहा हो तो अन्य दूसरे विद्यार्थी को वह आसान लग रहा हो। ओवरऑल देखा जाए तो यह प्रश्न आसान है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि मुख्य परीक्षा का प्रश्न कैसा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। लघु पथन के समय परिपथ में धारा क्या होता है? तो लघु पथन जब हो जाता है उसमें धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए लघु पथन होता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। किस ऐप को आरपीएफ के द्वारा बैन किया गया है? तो ये जवाब मालूम है, यहाँ पर पहले मैंने कहा था कि इसका जवाब मालूम नहीं है तो यही लिख दिया होगा, टाइप कर दिया होगा। इसका जवाब मुझे पता चल गया था, गूगल से मैंने सर्च किया, बहुत मेहनत करनी पड़ी लेकिन जवाब अंततः प्राप्त हो गया था। किस ऐप को आरपीएफ के द्वारा बैन किया गया? तो ये ऐप का नाम था रियल मैंगो। कौन सा था? रियल मैंगो। इसी को जो है आरपीएफ के द्वारा जो है बैन कर दिया गया था। ठीक ना। 34 का उत्तर हो गया रियल मैंगो। ठीक ना। किस ऐप को आरपीएफ के द्वारा बैन किया गया था? रियल मैंगो को। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो सप्त रथ मंदिर जो है, सप्त पैगोडा इसको बोलते हैं, किसने बनवाया था? पल्लवों ने। यदि सीधा सीधा पूछ देना
कि रथ मंदिर जो है किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जवाब हो जाएगा। लेकिन सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया, पल्लवों ने। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी, तो रानी दुर्गावती की शासिका जो है वह गोंडवाना की थी। अकबर के समय की बात है ये। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 37 में कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होने वाला है, बैक्टीरिया जनित है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर टाइफाइड उत्तर जो है कि सही था, बैक्टीरिया से होने वाले रोग टाइफाइड है। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 38 पर, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदय ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, और यदि पटना नगर को किसने बसाया, इस तरह से कहे तो इसका जवाब हो जाता है शेरशाह सूरी। 39 नंबर में कहता है ग्लूकोज का सूत्र बताइए। ये कोई प्रश्न है और उसमें भी दरोगा एक्साइज के मुख्य परीक्षा में पूछा जाने वाला ग्लूकोज का सूत्र। धन्य है प्रभु। तो C6H12O6, इसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, कोठारी कमिश्नरी का संबंध किससे है, यह शिक्षा से। कोठारी आयोग का संबंध आप जानते ही हैं कि शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दोदा बेटा या नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न 42 नंबर है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में कुल वर्तमान में जो है वह 22 भाषाएं हैं। शुरू में कितना था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। तो प्रारंभ में जब कभी भी पूछे 14 और वर्तमान में जब कभी भी पूछे तो अब 22 हो गई है। अब उसके बाद अगला है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम विक्रम था। आइए उसके बाद प्रश्न क्या है, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है, तो आप लोग जानते होंगे ये प्रश्न। सभी प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा। नीलगिरी ले लीजिए, 22 भाषा है, लैंडर का नाम विक्रम है और अमरावती प्रस्तावित है आंध्र प्रदेश का। ये प्रश्न आप लोग को थोड़ा सा लग सकता है, इस पर मैं थोड़ी व्याख्या कर दूं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। या आप लोग को पता होगा कहीं पर ना म्यूजिशियन लोग एक साथ जब बैठते हैं तो वहाँ पर क्या करता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होगा सबको एकल ध्वनि पर सेट करेंगे वो लोग। तो क्या होगा कि एक स्केल पर लाना, उसको वो लोग बोलते हैं स्केल, एक स्केल में, यानी कि सबकी फ्रीक्वेंसी को बराबर कर देना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एकल आवृत्ति, ठीक ना। एक आवृत्ति पर सभी इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, टोन मिला रहा है, टोन। तो यही कहा कि एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, तो टोन कहते हैं, टोन मिलाना। आइए क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा मानव हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से साइटोकिनिन जो है यह पादप हार्मोन है, यह मानव हार्मोन नहीं है। उसके बाद अगला है, साइटोप्लाज्म से बना है साइटोकाइनिन, ठीक ना। तो साइटोकाइनिन जो है ये प्लांट हार्मोन है। बृहद स्नानागार परिचित है इस बात से आप लोग, मोहनजोदड़ो में है। 48 नंबर, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, तो पेंचाऊ था। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पेंचाऊ। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं लग रहा है जो कि आप लोग नहीं जानते, मुझे लग रहा है कि सबके सब प्रश्न आप लोगों को पता है। 50 नंबर है, 50 नंबर क्या कहता है कि राज्यसभा में कितने दिनों तक धन विधेयक को जो है रोक कर रखा जा सकता है या रोका जा सकता है, तो 14 दिनों तक धन विधेयक को अधिकतम आप रोक के रख सकते हैं। उसके बाद खुद व खुद जो है कि वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। उसके बाद है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, तो कृत्रिम मतलब जो खेत है ना वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे तालाब है, जैसे जंगल है, पहाड़ है, तो ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन खेत क्या है, हम लोग फसल लगाते हैं फिर काटते हैं फिर लगाते हैं, तो इस प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। 52वां नंबर है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो तूतीकोरिन कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। लग रहा होगा कि बहुत आसान प्रश्न है, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि आसान प्रश्न है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, लीजिए सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। उसके बाद क्या है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, वो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ,
इसलिए विरोध हुआ कि उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, खाली अंग्रेज था। खाली अंग्रेज वाला समझ रहे हैं भारतीय लोगों को सताने के लिए ही बात सोचेगा, तो उसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? MS खान था। 1946 में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था उसका नायक कौन था? MS खान था। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है धात्विक खनिज के उदाहरण है, तो धात्विक खनिज का उदाहरण सोना है, लोहा है, चांदी है, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। 58 नंबर क्या, बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेला डीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 59 नंबर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है उदाहरण है, तो रोजवुड और महोगनी ये दोनों जो है ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। शायद ऑप्शन में रोजवुड था, तो देख लीजिएगा, जो लोग एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को पता होगा। रोजवुड, महोगनी ये सब क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 60 है नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? केरल से, ठीक है। उसके बाद ओणम जो मनाते हैं उसमें ये नौका दौड़ ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, काकड़ापाड़ा तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से सभी परमाणु विद्युत संयंत्र आप लोग को याद ही होगा कि कहाँ कहाँ पर है। रावत भाटा राजस्थान में है। इस प्रकार से कहता है अनिमेष लोचना चैत्य स्थित है, बोध गया में स्थित है। अनिमेष लोचना चैत्य जो है ये कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था, वर्तमान नाम उसका चेन्नई हो गया है। तो पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में, अभी वर्तमान में उसका नाम चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है गारो, ख्वासी एवं जयंतिया एक भाग है, यह प्राद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणी है और ये कहाँ पर पड़ता है? तो गारो खासी और जयंतिया जो है यह मेघालय में पड़ता है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया एक जनजाति भी है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? इंटरनेट साथी चलाया गया है। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, इंटरनेट के बारे में जानकारी देने के लिए जो है गूगल के द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। क्या नाम रखा था उसको? इंटरनेट साथी। 66 है किसी घड़ी में घंटे वाली सुई यदि 48 घंटे पूरा करती है तो कितना चक्कर पूरा कर चुकी होगी? तो 12 घंटा में एक चक्कर पूरा हो जाता है, अगला 12 घंटा में दूसरा, इस प्रकार से बच्चों का 48 4 चक्कर पूरा हो चुका होगा। कुछ मैथ रीजनिंग भी जो विद्यार्थियों को पता था, याद था, तो उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो 67 नंबर क्या है? श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने? देखिए दोनों तरफ से 8वां ही है, यानी कि वो जो बैठा है ना वो 8वें स्थान पर बैठा है, यानी इधर से भी 7 इधर से भी 8, इधर से भी गिनेंगे 7 के बाद 8वां स्थान है, इधर से भी गिनेंगे 7 के बाद 8वें स्थान पर। 7 7 14 1 15, यानी कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कुल 15 व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 68 किसी वस्तु को 930 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है, 7% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? यदि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे? होल वैल्यू के उल्टे से गुना कर देंगे। जैसे 930 सॉरी ऐसे लिखेंगे 930 गुना 100 बटे 7% की हानि हो रही है तो लिख देंगे 93। 30 को कटाएंगे तो 10 बार में कटेगा, तो 10 गुना 100 1000 रुपया। घनाभ आयत, तो घन क्या होगा? वर्ग। यदि घनाभ का एक सतह देखेंगे तो आयत की तरह होगा, उसी प्रकार से घन का एक सतह देखिएगा तो वर्ग की तरह दिखाई देगा। इसको आप हल करेंगे तो 729 किसका कितना पर पावर 3 देंगे तो 729 होगा, और कितना पर पावर 3 देंगे तो 15625 होगा। ये जो भी होगा उस दोनों को गुना करने पर उत्तर क्या आ जाएगा? 225 आ जाएगा। तो ये करके देख लीजिएगा। तो 7 का स्क्वायर हमको याद नहीं आ रहा है कि किसका स्क्वायर 729 हो जाता है। मैं यदि थोड़ा वेट करिए तो मैं दे देता हूँ आपको उत्तर लिख। हाँ, मैंने थोड़ी देर आपसे लिया, यहाँ पर मैंने वीडियो को पॉज किया था और निकाल लिया। 9 का जो क्यू होता है ना, 9 पर पावर 3 को लिखेंगे 729, और 1/3 पावर को आप यहाँ पर इस तरह से
लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 1/3 ही रहने दें, मैं फिर से लिख दूं, 9 पर पावर 3 का मतलब 729 हो गया, और इतना पर पावर कितना है 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास 9। उसी प्रकार से यदि 15,625 जो है ये हो जाएगा आपका 125 का पावर 3, तो ये ऐसा, ये 3 फिर से कट गया, तो 125 गुना 9 यदि करेंगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो 125 गुना 9 यहाँ पर 125 गुना 9, ये गुना में गलती हुआ है, 225 से ज़्यादा उत्तर हो जाएगा। 125 गुना 9 यदि करते हैं तो 25 नमा 225, 9 2 11, 1125 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 900 और 25 नमा 225, 9 2 1125, तो ये नहीं होगा, क्या उत्तर होगा 1125 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि 9 पर पावर 3 करेंगे तो 729 हो जाएगा, 125 पर पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 15,625, ठीक है। अब यदि यहाँ पर पावर पहले से 1/3 है तो ये 3 इस 3 से, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो पावर सबके सब कैंसिल हो गया। बीच में गुना का चिन्ह है तो 9 गुना 125 करेंगे तो 1125 आएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है दस्ताने का संबंध यदि हाथ से है तो मौजे का संबंध किससे है, वो पैर से, पैर में मौजा पहनते हैं, हाथ में दस्ताना पहनते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है। उस बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा राम ने कि उस बूढ़े व्यक्ति का जो पुत्र है ना मेरे पुत्र का चाचा है, तो उस बूढ़े व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि हम दोनों भाई हो गए। तो उस बूढ़े व्यक्ति के साथ राम का क्या संबंध है, तो राम का वो पिता है, ठीक है। आइए उसके बाद 73 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित विद्रोह का क्रम सजाने के लिए दिया था, तो क्रम में हो गया चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, मिल आंदोलन जो हुआ था, उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह, तो ये क्रम से था। उसके बाद कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है, ठीक है। तो इतने ही प्रश्न हमने किसी तरह से उपलब्ध कर पाया है, और इतना ही प्रश्न कलेक्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मशक्क़त करना पड़ा। तो इस मेहनत मशक्क़त के लिए एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं समय समय पर आपके बीच उपस्थित होता रहता हूं, और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो को लेकर के आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।